हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई थिंक अपने कल के लेक्चर के अंदर जो हमने फार्मेकोलॉजी का इंट्रो स्टार्ट किया था, इसके अंदर हमने डेफिनेशंस देखी थी, ब्रांचेज देखी थी, एब्रीवेशन और टर्मिनोलॉजी देखी थी। ये जो तीन होती है इसकी ब्रांचेज होती हैं। ये हमने डेफिनेशन देखी थी कि फार्मेकोलॉजी का मतलब क्या होता है। ग्रीक वर्ड फार्मेकोन से आता है, ब्रांच होती है फार्मेकोकाइनेटिक्स, डायनेमिक्स एंड फार्मेकोथेरापिटिक्स होती है, केमोथेरेपी, टॉक्सिकोलॉजी, ये सारी ब्रांचेज होती हैं। और इसके बाद हमने देखा कि था कि नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग्स, मतलब ड्रग्स का नेचर क्या होता है और वहाँ कौन सी सोर्स से ली जाती है। मॉर्फिन एसिडिक होती है, किस प्रकार से होती है। एंड ड्रग्स होता है कहाँ से इनका सोर्स होता है। बेलाडोना प्लांट से आती है, एनिमल वाली, मिनरल्स वाली, सिंथेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वो ड्रग्स आती हैं जो क्या आती है कि हमें इंसुलिन आते हैं जो लार्ज अमाउंट में चाहिए। और ये क्या होता है कि हम ह्यूमन के अंदर एक पीसीआर टेक्निक्स के द्वारा एक टेक्नोलॉजी उसके द्वारा इसको हम इंक्रीज करते हैं। और ये पैरासीटामोल होती है, सिंथेटिक ड्रग होती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ टर्मिनोलॉजीज़ की बात करता हूँ। हमने टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर देखा था कि एसेंशियल ड्रग होती है जो कहते हैं प्रायोरिटी के ऊपर रखी जाती है। और ये क्या था हॉस्पिटल के अंदर या इमरजेंसी के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। और ये अच्छी क्वांटिटी के अंदर, एडिक्वेट क्वांटिटी में होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए, एश्योर्ड क्वालिटी होनी चाहिए। एक होती है ऑर्फन ड्रग होती है, वो क्या होती है रेयर डिजीज़ के अंदर यूज़ होती है। मान लो कि कुछ ड्रग्स होती है कैंसर के लिए यूज़ की जाती है। और ये ड्रग्स होती है ना, जो इसमें क्या है कि जो मतलब जैसे कि कैंसर हो गया, या जो रेयर डिजीज़ होती है ना, जो मतलब ज़्यादा लेवल पर इंक्रीज़ नहीं लेकिन बहुत ही घातक डिजीज़ है, उनमें इस जो ऑर्फन ड्रग्स होती है ये ड्रग्स इसमें बनाई जाती है इसके अंदर, ऑर्फन ड्रग्स के अंदर। फिर हमने बोला कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था। ये फंडामेंटल का टॉपिक है जिसमें होता है जो एक तो होता है लोकल रूट हो गया, एक होता है सिस्टमिक रूट होता है। लोकल रूट में ट्रॉपिकल हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस के ऊपर हम दे सकते हैं, ट्रॉपिकल हो गया, इंट्राओक्यूलर हो गया। इसके बाद जो सिस्टमेटिक होता है उसमें था, इसको दो भागों में बांट दिया गया। सिस्टमेटिक होता है तो इंटेरिक हो गया और पेरेंटल हो गया, इंट्रल हो गया। इंट्रल रूट होता है वो क्या होता है इंटेस्टाइन के थ्रू जाता है। तो ये हमारी गट के द्वारा हम ओरली लेते हैं, इसमें टेबलेट फॉर्म में मैक्सिमम टेबलेट और सिरप लेते हैं। इसमें क्या होता है कि ओरल हो गया और एक रेक्टल हो गया। जो इंटरल रूट होता है जो थ्रू इंटेस्टाइन जाता है, रेक्टल के द्वारा होता है इनेमा दिया जाता है। एक तो इनेमा होता है, इनेमा दिया जाता है रेक्टल रूट के द्वारा। ओरल रूट में होता है हम टेबलेट फॉर्म में या जो कैप्सूल फॉर्म में लेते हैं या सिरप फॉर्म में लेते हैं। ये होता है ओरल रूट होता है। वो पेरेंटल रूट होता है डायरेक्ट होता है, क्या हमारी इंटेस्टाइन को बाईपास कर देता है, डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाता है। इसके अंदर हो गया इंजेक्टेबल हो गया, नॉन इंजेक्टेबल हो गया। इंजेक्टेबल में इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, आईवी हो गया, आईएम हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, इंट्राओक्यूस ओस्कस हो गया, इंट्राडर्मल हो गया। और जो नॉन इंजेक्टेबल होते हैं जो क्या होता है कि हम सब लिंगुअल रूट में देते हैं। जो हार्ट वाली जो एंटीजी देते हैं ना, नाइट्रोग्लिसरीन होती है, वो होता है सब लिंगुअल दी जाती है। ट्रांसडर्मल हो गया। और ये कहते हैं इन्हेलेशन देते हैं, मतलब रेस्पिरेटरी के अंदर क्या होता है प्रॉब्लम, निमोनिया हो गया, कुछ ऐसी अस्थमा हो गया, इनके अंदर इनहेल करते हैं। कुछ टेबलेट्स आती है उनको पंप करते हैं तो एक पाउडर फॉर्म में उसकी गैस बन जाती है, वो डायरेक्ट हम इनहेल करते हैं। इनहेल करने पर जैसे हम इनहेल करते हैं जो हमारे लंग्स के अंदर जाके सीधी क्या हो जाती है ब्लड में मिल जाती है, O2 के साथ जाकर ब्लड के साथ कैरी आउट हो जाती है। एंड ये नेजल्स के द्वारा, नेजल कैविटी के द्वारा हम कुछ जो ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। आई थिंक इसके अंदर हम ड्रग्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस प्रकार हो गया नॉन इंजेक्टेबल, मतलब इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में नहीं जाती, इनडायरेक्टली किसी ना किसी रूट के द्वारा जाती है। ये सब लिंगुअल के द्वारा चली जाती है। और ये तो इन्हेलेशन वाला होता है, इन्हेलेशन मतलब इन्हेल पंप करते हैं तो ये लंग्स के द्वारा ब्लड में चली जाती है। नेजल होता है, इसमें भी सेम कंडीशन होती है। इसके बाद रूट्स पढ़े थे, आईवी होता है, इसका एंगल हो गया 0 to 10 डिग्री हो गया, इमरजेंसी में यूज़ करते हैं। इसका डिसएडवांटेज है कि हम सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, स्टेराइल प्रोसेस है। आईएम हो गया 90 डिग्री पे दी जाता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम करती है, एक बार लगाने पर 10-15 घंटे तक इसका मतलब इफेक्ट आता है। एंड इसके बाद बात करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन सेम ही है लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम 5 to 10 ml ड्रग्स देते हैं। ये सबक्यूटेनियस हो गया, आईडी हो गया, इंट्राडर्मल, सारी की सारी हमने देखी थी। फिर हमने फार्मेकोकाइनेटिक्स जो ब्रांच उसको डिटेल सिस्टम मतलब डिस्कस किया था। इसमें एडीएमई होता है, इसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के बारे में बात की थी। तो इसमें सबसे पहले एब्जॉर्प्शन की बात की थी। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अंदर 4 प्रकार के हम क्या होते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट होते हैं कि इनके माध्यम से ड्रग जाती है, फिल्ट्रेशन की जाती है। इंसुलिन हो गया, पेशिव हो गया, डिफ्यूजन हो गया, एसिलेटेड डिफ्यूजन हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। कल की क्लास में सब मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। ड्रग्स के 2 नेचर्स होते हैं, लिक्विड सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल होती है, किस प्रकार से रिएक्शन करती है, आयनाइज होगी या नहीं होगी, मैंने कल की क्लास में आपको डिटेल से बताया था। तो प्लीज़ पीछे का लेक्चर आप देख सकते हैं तो आपको डिटेल से समझ में आएगा। आज मैं स्टार्ट करता हूँ। ये सारी हमने सब पढ़ चुके हैं। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ लिया था कि ड्रग होगी इसको डिले करवाना है कि एब्जॉर्प्शन
कम करवाना तो हम क्या करेंगे, इमीडिएट रिलीज़ करना है इसको। और एक्सटेंड रिलीज़ फार्मूला हो गया। डायबिटीज़ वाले ड्रग्स के पेशेंट के अंदर क्या होता है कि मेडिसिन होती है वो लंबे समय तक क्या होता है कि उसका असर होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि डायबिटीज़ वाला पेशेंट इंसुलिन बार बार ले रहा है कि दिन में एक बार ले, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इसका जो असर भी तो लॉन्ग टाइम के लिए होना चाहिए ना। तो एक्सटेंड रिलीज फार्मूला यूज़ करते हैं। कुछ ड्रग्स होती है उसको तुरंत हमें असर चाहिए कि जैसे कि मान लो एनटीजी है, नाइट्रोग्लिसरीन ये ड्रग है, इसका हमें इफेक्ट जो जल्दी चाहिए ताकि हम हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकें, इसलिए इसको ज़्यादा। कुछ ड्रग्स होती है जो बाईपास कर देती है, जिसमें कहते हैं डिले रिलीज फार्मूला, इसको फार्मूला को डिले कर दिया जाता है, मतलब ये स्लो क्या होती है काम करती है। एक होता है इंटेरिक कोटेट होता है। अब क्या करते हैं कि कुछ ड्रग्स होती है बेसिक नेचर की होती है, बेसिक नेचर की होती है, लेकिन हमारा जो स्टमक होता है वो, जैसे कि हमारा जो बेसिक नेचर की ड्रग है, लेकिन हमारा स्टमक क्या होता है एसिडिक नेचर का होता है। तो इसके साथ रिएक्शन करने के बाद ये आयोनाइज हो जाएगी, जो मैंने ऊपर आपको बताया था, और ये क्या हो जाएगी वाटर सोल्यूबल होकर पास आउट हो जाएगी, तो ये कोई कार्य नहीं करेगी। तो हमें इसको बेसिक नेचर है, लेकिन इसको एसिडिक नेचर से बचाने के लिए इसको हम क्या कर देते हैं, कोटेट कर देते हैं। इसको बोलते हैं एंटेरिक कोटेट। वही जैसे पेंटोप्रोजोल हो गया, जो खाली पेट भी दी जाती है ना, खाली पेट के लिए दी जाती है, वो बेसिक नेचर की होती है, और वो एसिड के कांटेक्ट में आ गई तो डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो इसको बाहर से कोटेट कर देते हैं। आपने देखी होगी इसके अंदर दाने दाने से दिखाई देते हैं, एक ट्रांसपेरेंट ऊपर क्या होती है लेयर होती है, वो एंटेरिक कोटेट लेयर होती है। तो इसीलिए हम क्या होती है कि ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जाके डिजोल्व होती है और वो अपना इफेक्ट दिखाती है। और हमें मैंने ये भी बताया था। आज हम इसी डायग्राम की बेसिस पे बात करेंगे बायोएबिलिटी की, जो 50 mg है ना, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज की क्लास होता है, टुडे टॉपिक हमारा यही है कि आज हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। कल तो हमने वहाँ से कर लिया था, जो मैंने आपको रिकेप दिया ऊपर वाला। आज की जो क्लास है वो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, कि बायोएबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले बात करता हूँ बायोएबिलिटी। तो बायोएबिलिटी मैंने इस डायग्राम के अंदर आपको समझा रखी, थोड़ा सा इस डायग्राम को मैं सॉरी इस डायग्राम को मैं ऊपर ले आता हूँ ताकि क्या हो आपको अच्छे से समझ में आए। आई थिंक सही है ना। थोड़ा इस डायग्राम को हम बड़ा भी कर लेते हैं। तो बायोएबिलिटी की बात करते हैं। बायोएबिलिटी की बात करूँगा तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो मैंने कोई ड्रग दी है, एस्पिरिन मान लो कि मैंने 100 mg ड्रग दी थी, मेरे स्टमक में आने के बाद क्या होगी, यहाँ से एब्जॉर्व होगी। तो एब्जॉर्प्शन हुआ तो ये 20 mg यहाँ खर्च हो गई और यहाँ रह गई, और एब्जॉर्व होकर लीवर के अंदर 80 mg गई। अभी 80 mg लीवर के अंदर गई तो इसको बोलते हैं 80 mg में से क्या होगा कि कुछ लीवर अपने पास TDS काट लेता है। हम कहते हैं TDS काटना मतलब कुछ खर्चा निकालना, अपना खर्चा निकालना। तो इसी प्रकार लीवर क्या करता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, इसको बोलते हैं TDS। इसका एक मैकेनिज्म होती है, आगे आएगी इसी लेक्चर में आपको समझाऊंगा। तो इसके अंदर क्या करते हैं 30 mg यूज़ कर लेगी, तो फिर हमारे सर्कुलेशन के अंदर केवल 50 mg जाएगी। जो ये 50 mg ड्रग गई है वही क्या होगी आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगी और टिश्यू के अंदर जाएगी और अपना एक्शन करेगी। तो जो 50 mg बची है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है जो अभी इसी वक्त, तो उसी को हम बायोएबिलिटी कहते हैं। जितनी ड्रग हमारे ब्लड के अंदर पहुंचती है वही बायोएबिलिटी कहलाती है। तो यही यहाँ लिखा है, द फ्रैक्शन मतलब कुछ भाग ऑफ द ड्रग्स का कुछ भाग जो रीच पहुँचता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड के अंदर इन अनचेंज फॉर्म, मतलब बिना चेंज हुए पहुँचता है। कि 100 mg दी थी और ये 50 mg पूछी है, 50 के रास्ते में मतलब खर्च हो गई, तो ये 50 mg उसी फॉर्म में है होने को, तो चेंज नहीं हुई है, अनचेंज फॉर्म है, वहाँ जाके अपना एक्शन करेगी। अब हम बात करते हैं कि फैक्टर डिटरमाइनिंग, जो मतलब जो बायोएबिलिटी किस प्रकार से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये 50 mg गई है, किस प्रकार से पता लगा सकते हैं। जो मैंने अभी ऊपर बात बताई वही है कि मैंने 100% ऑफ ड्रग दी, मतलब 100 mg मैंने ड्रग दी, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन क्या हो गया एक्सक्रीट फ्रिक्शन, तो मतलब 100 में से 20 mg भाग क्या हो गया एक्सक्रीट हो गया, मतलब यूज़ हो गया। तो यहाँ 80 mg बचा, ये 80 mg लीवर के अंदर गया, तो लीवर ने भी अपना TDS काट लिया। मैंने जो अभी आपको मैंने एक बात बोली थी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो लीवर होता है ना अपना TDS काटता है, मतलब जो एक मेटाबॉलिज्म होता है, ये होता है कि प्री जो मतलब मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब ब्लड के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म होता है आई थिंक, मतलब मेडिसिन पहुंचती है, लेकिन उससे पहले एक लीवर के अंदर भी हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब पहले ही मेटाबॉलिज्म हो जाता है कुछ भाग मेडिसिन का, तो वो लीवर के अंदर होता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ क्या होती है 30 mg यूज़ कर लेता है, तो 80 में से फिर इसके पास 50 बचेगी, 50 आगे ड्रग में जाएगी, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन, इस सर्कुलेशन के अंदर जाएगा, तो यही क्या होता है बायोएबिलिटी कहलाती है, यही आगे जाके एक्शन करेगी अपना। तो इसी के अकॉर्डिंग हम डोज का
निर्धारित करते हैं कि इतनी डोज देंगे, इतनी पहुँचेगी ब्लड में और हमें हमारे कार्य के लिए इतनी डोज ही चाहिए। इसी प्रकार डॉक्टर डोज को निर्धारित करता है। अब इसमें दिया गया है कि कुछ, अब इसमें समझने वाली बात है, आप समझो कि यदि जो ड्रग हम देते हैं ना, अगर हम हमारे लीवर को बाईपास करते हैं कि ड्रग लीवर के पास ना जाए, तो अब लीवर के पास नहीं जाएगी तो ऐसा कौन सा रूट है, तो आईवी दे दें, सीधे ब्लड में दे देंगे तो लीवर के पास जाएगी नहीं ना। वैसे तो आप बोलोगे जा रही है ब्लड में, तो जो पोर्टल वेन जो सिस्टम उसके द्वारा जाएगी, लेकिन ये एब्जॉर्प्शन हुआ है, ये फिर मेटाबॉलिज्म हो गया, फिर ये ब्लड में आती है, तो वो रूट बच जाएगा ना, तो बाईपास कर देंगे हम। अगर मान लो कि ड्रग बाईपास लीवर, हमने लीवर से हमने ड्रग को बाईपास कर दिया, तो इसकी क्या होगी कि मोर एब्जॉर्प्शन आकर, तो इसका अंदर एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा होगा, तो बायोबिलिटी ज़्यादा होगी। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि मान लो कि मैंने क्या किया कि सीधी ही जो ड्रग है तो मैंने क्या दे दी, ब्लड के अंदर दे दी। तो हमारा टारगेट क्या था कि ये जो मेडिसिन है यहाँ ये एब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ इसका यूज़ वो कट हुई, फिर लास्ट में जाके ओरल रूट से आई तो यहाँ कटती कटती 50 mg पूछी, तो मैंने सीधी डायरेक्ट यहाँ दे दी, तो बायोबिलिटी भी तो पूरी होगी ना। 100 mg दी तो 100 mg बायोबिलिटी होगी। तो यही बोल रहा है यहाँ कि ड्रग बाईपास कर दी जैसे लीवर से, तो मोर अब्जॉर्प्शन अकर होगा, यहाँ अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा ना, क्योंकि 100% ब्लड के अंदर है, तो टिश्यू पूरी 100 की 100% ऑब्जर्व करेंगे, तो बायोअवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। और यही बात बोल रहा है, अगर हम लीवर को बाईपास ना करके ओरल रूट से अगर दे दें, ये मान लीजिए ये ओरल रूट है, ये आईवी रूट के अंदर होती है कंडीशन, ये यहाँ चीज़ आप नोट कर लेना। तो ये हो गया, लीवर के अंदर जाएगी तो किस ओरल रूट से देंगे तभी जाएगी ना, तो लेस एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि पहले 20 mg कट गई, फिर 30 mg लीवर ने कट कर ली, फिर 50 mg हुई। अब इस 50 mg का तो टिश्यू एब्जॉर्प्शन करेंगे ना, यहाँ तो 100 mg पूरी जा रही थी, यहाँ 50 जा रही, तो बायोबिलिटी कम हो गई। आई थिंक यहाँ समझ रहे होंगे ये चीज़ें। तो इसके आगे मैं बात करता हूँ, ये चीज़ें कंडीशंस है, आपको याद रखनी है, इससे बहुत प्रकार के क्वेश्चंस भी पुटअप होते हैं कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर। और आई थिंक अब मैं बात करता हूँ कि एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के अंदर हम बायोबिलिटी का फॉर्मूला जनरेट करेंगे। इससे हम जो कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ देता है, ये कंसंट्रेशन दे देगा, फिर ये दूसरी इसकी ओरल रूट की आईवी रूट की कंसंट्रेशन दे के हमको क्या पूछ लेगा कि बायोबिलिटी बताइए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए पहले आपको ग्राफ समझना पड़ेगा। तो मैं ग्राफ की बात करूँ तो मैंने इस जो एक्स एक्सिस और सॉरी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर टाइम लिया और इसके ऊपर प्लाज्मा कंसंट्रेशन लिए। अब एक चीज़ सोच के देखो, प्लाज्मा कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि प्लाज्मा के अंदर जो ये बायोबिलिटी है कितनी हो सकती है आपके अकॉर्डिंग। मतलब अब मैंने बोला कि मैं आईवी के द्वारा दूंगा तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ना, कि मतलब मैंने आईवी दी तो आईवी के अंदर स्वयं जिस सीधी ब्लड के अंदर जा रही है, तो ये ग्राफ हाईएस्ट लेवल से स्टार्ट होगा, हाईएस्ट से धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग यूज़ होता टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, आईवी क्या हो जाएगी, जो बायोएबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि सारे टिश्यू ऑब्जर्व करते जाएंगे तो क्या हो जाएगी, एक टाइम के बाद जीरो हो जाएगी। फिर से हमें दूसरे दिन दूसरी आईवी या ड्रग्स देनी पड़ेगी। तो हम कहते हैं ना कि इफेक्टिव हमें रिजल्ट देखना है, तो हम आईवी देते हैं पेशेंट को, आईवी देते हैं तो सीधी वो प्लाज्मा के अंदर जाती है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देती है। तो आईवी वाला जो ग्राफ होता है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये नीचे की ओर आता जाएगा और एक टाइम पर आके जीरो हो जाएगा। तो फिर हम दूसरे दिन हम डॉक्टर रूटीन देता है कि इसको ओडी देनी है, बीडी देनी है, वो भी 12 आवर से देनी है, तो 12 घंटे तक इसका टाइम चलेगा। और उसके बाद करता हूँ, जो यहाँ तक आ गई ये तो गए आईवी ग्राफ, आईवी रूट के लिए होगा। यहाँ क्या होगा, ब्लड में ये बायोबिलिटी मैक्सिमम होगी क्योंकि सीधी स्वयं जी जा रही है ब्लड में। और जो ये ग्राफ है ना, ये एरिया घेरता ना इतना, इसको बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व ऑफ आईवी, कि मतलब इसके द्वारा एरिया घेरा गया कि इतना टाइम लगा है, ये ओवरलैपिंग हो रहा है इसके नीचे भी इसी का एरिया है। तो पहले तो मैंने आईवी रूट के बारे में बात की। अब मैंने कहा कि एक टेबलेट मैंने ओरली दी तो पहले उसका समय के साथ जीरो इफेक्ट था, वो धीरे धीरे अब्जॉर्व हुई, ब्लड के अंदर गई, फिर इसका 50% गया ब्लड के अंदर आई। अब ब्लड में आने यहाँ मैक्सिमम लेवल पर आ गई कि यहाँ 50 mg तक ही आई। अब 50 mg तक अपना वर्क किया, फिर वापस टाइम के साथ वापस से ये नीचे की तरफ आ गई। तो ये इसका अलग एरिया है। तो ये क्या है, ये मेनली क्या होता है कि ओरल रूट के लिए हम मानते हैं एरिया ऑफ द कर्व है। इस प्रकार से ग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब एक बायोएबिलिटी का फॉर्मूला होता है जो आप याद भी कर रख सकते हो और इस ग्राफ से भी समझ सकते हो, कि मैंने बोला बायोएबिलिटी एरिया अंडर द कर्व ऑफ ओरल और एरिया अंडर द कर्व ऑफ आईवी इंटू 100, ये बायोएबिलिटी का फॉर्मूला होता है, जिसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। सॉरी, इसको आप स्टार मार्क करके रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर। और हम जब थर्ड सेमेस्टर के अंदर भी ये सब्जेक्ट एमएसएन फर्स्ट है, तो वहाँ भी हम यहाँ लिखेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव देखेगा एग्जामिनर, सोचेगा कि अच्छा लिखा है, तो आई थिंक यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैंने अभी बता रहा था कि ओनली फॉर जो ओरल आईवी रूट है ना, उसकी ही बायोबिलिटी 100% होती है।
आपको पता है, मैंने अभी बताया कि ब्लड के अंदर तो सीधी 100% जा रही है और ओरल से जाएगी तो वो खर्च होती होती जाएगी, लास्ट में 50 mg बच रही थी। तो ये नोट में लिखा गया ओनली रूट विथ 100% बायोबिलिटी इन द इंट्राविनस मतलब IV रूट। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से रूट के अंदर बायोबिलिटी मैक्सिमम होती है, तो आपको आंसर देना IV रूट। अब एक चीज़ ये तो हो गई। अब एक इसमें आप समझ सकते हो कि बायोबिलिटी और डोज का क्या फॉर्मूला है। अब बायोबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी ना, डोज उतनी कम होगी, समझ रहे हो। अब जैसे कि हम IV सीधी IV देते हैं ना, तो हम 5 ml 10 ml इतनी देते हैं, और ओरली लेते हैं वो 500 mg 600 mg 400 mg इस प्रकार से टेबलेट लेते हैं ना। तो वही एक रिलेशन यहाँ दिया गया है। मान लो मैंने डोज कम दे रहा हूँ तो बायोबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर मैं IV रूट के द्वारा दे रहा हूँ तो ये कंडीशन लगेगी, डोज कम होगी तो ये होगा। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, डोज ज़्यादा दे रहा हूँ मतलब ओरल रूट से दे रहा हूँ तो बायोबिलिटी कम होगी। ये इसका इन्वर्स होता है रिलेशन, ये आपको याद रखना। अब इसमें दिया भी गया है कि बायोबिलिटी हेल्प टू डिटरमाइन द डोज ऑफ ड्रग। तो बायोबिलिटी क्या होता है, हमारी हेल्प करती है कि निश्चित करते हैं कि बायोबिलिटी से कि हमें कितनी ड्रग देनी है। अगर हमें बायोबिलिटी चाहिए इतनी चाहिए अब, और हम इसमें ओरल रूट यूज़ कर रहे हैं तो बायोबिलिटी कम आएगी ना। डोज ज़्यादा दे रहे हैं तो बायोबिलिटी कम हो जाएगी। क्योंकि अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, यही एग्जांपल है मतलब जैसे कि मैंने मार करिए ज़रा। अब मैंने 100 mg क्या किया, IV से दिया, और 100 mg मैंने क्या किया, ओरल से दिया। तो बायोबिलिटी इसकी ज़्यादा है ना और इसकी कम है, समझ रहे हो ना। क्योंकि इसकी तो 50 ही होगी। तो अब मुझे क्या करना है कि दोनों को बराबर करना है, तो इसको मुझे क्या करना, 50 mg देना है। तो यही बात है, डोज कम तो बायोबिलिटी ज़्यादा, डोज ज़्यादा तो बायोबिलिटी कम। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। आई थिंक आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि ये नोट्स प्रॉपर रहें। अब मैं बात करता हूँ आगे, फैक्टर अफेक्टिंग बायोबिलिटी। अब बायोबिलिटी को भी कुछ फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, कि स्टमक के अंदर गई ड्रग और वहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा था, एब्जॉर्प्शन हुआ कि अब हाई एब्जॉर्प्शन हो गया, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, बायोबिलिटी अच्छी होगी। कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग हमारे पेट के अंदर आ रही है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, इस डायग्राम से समझाता हूँ कि मैंने यहाँ गया कि एब्जॉर्प्शन अच्छा था तभी 80% आ गई। अगर एब्जॉर्प्शन हाई है, सॉरी इसको थोड़ा, अगर एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन हमारा हाई है, हाई का मतलब है कि मैंने 100 mg दी ना, तो हाई है तो मान लो 90 mg क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, 10% ही मतलब मिस यूज़ हुआ है कि वो उसका अंदर रहेगी, पास आउट हो गई। तो 90 mg तो गई ना, तो इसकी 90 mg जाएगी तो यहाँ 90 आई, तो ये 30 कट कर लेगा, 20 कट कर लेगा, 60। तो वायबिलिटी अच्छी आ रही है ना कंपेयर टू इससे। अगर मान लो यहीं एब्जॉर्प्शन ही कम हो रहा है, मान लो 100 mg दी और 50 mg का ही हुआ, 50 में से 30 इसका हो गया, तो यहाँ तो 20 ही पहुँच रही है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर समझाना चाह रहा है, ये रही। अगर हाई एब्जॉर्प्शन है तो बायोबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और लो एब्जॉर्प्शन है तो बायोबिलिटी कम होगी। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग भी डिपेंड करती है। कुछ कुछ ड्रग्स क्या होती हैं, डिजोल्व नहीं हो पाती हैं और उसका अब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, तो इफेक्ट करता है बायोबिलिटी को। तो इसलिए हमें ड्रग्स की डोज भी बढ़ानी पड़ जाती है कई बार। दूसरा होता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब वही बात है, ओरल देंगे तो बायोबिलिटी कम होगी और IV देंगे तो ज़्यादा होगी। ये चीज़ें आप देखो ना, अगर मैं IV दे रहा हूँ तो 100% होगी, मतलब जितनी दे रहा हूँ उतनी की उतनी जाएगी। फ्रैक्शन का मतलब होता है बट्टा, इसमें 100 का भाग देते चलो, इसमें फ्रैक्शन करेंगे तो एक आ रहा है कि मतलब पूरा का पूरा यूज़ हो रहा है। अगर IM है, सबक्यूटेनियस दे रहे हैं तो 70 से 95% उसकी क्या होती है, परसेंटेज ऑफ बायोबिलिटी होती है। तो फ्रैक्शन करोगे, 100 का भाग दोगे तो 7 से 9 आ जाएगा। और ओरल देंगे, ओरल के अंदर क्या होता है, वेरी करता है। मैंने अभी बोला कि एब्जॉर्प्शन पर डिपेंड करता है। अब मान लो कोई मेडिसिन है वो तुरंत डिजोल्व हो रही है तो जल्दी एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। कुछ ड्रग्स हैं कि वो डिले है, उनमें एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, सॉरी जो डिले घुलती नहीं है जल्दी, तो उनका एब्जॉर्प्शन भी कम होगा ना। तो वो इनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, 5 से 90 के बीच में रखा गया है। कोई मेडिसिन होती है 5% ही अब्जॉर्व होती है, कोई 90% अब्जॉर्व हो जाती है। तो ओरल के अंदर ये क्या रहता है कि अलग अलग रहता है। तो 0.05 to 9 फ्रैक्शन होता है। दूसरा ये होगा। तीसरा बात करता हूँ, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। ये रहा जो लीवर खर्च करता है। अब लीवर पे भी डिपेंड करता है, लीवर क्या करता है, कई बार ज़्यादा क्या कर लेता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कर देता है, कई बार कम कर लेता है। अगर हाई बायोएबिलिटी है तो लो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। अब मैंने क्या बोला, देखो ये डायग्राम है, अगर ये फर्स्ट जो बोल रहा है ना, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम है, कम है मतलब 80 में से इसने 30 ही लिया तो यहाँ 50 पहुँच रहा है ना।
अगर ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा था 80 के अंदर से, ये क्या कर रहा है 50 खुद ही खर्च कर रहा है, तो आगे तो 30 ही जा रहा है ना। तो इस पर भी डिपेंड करता है। तो यही चीज़ यहाँ बोली गई कि हाई बायोबिलिटी चाहिए ना, तो लो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। अगर हमें लो बायोबिलिटी आ रही है तो इसका मतलब होता है कि लीवर के अंदर ही इसका मेटाबॉलिज्म होगा, आगे तो पहुँच ही नहीं। इस प्रकार से इसमें दिया गया। तो यही बात इसमें बात करते हैं, एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन की बात करता हूँ। अगर मैं इसे ओरल रूट से दूंगा ना, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होगा और ये इसकी बायोबिलिटी कम आएगी। और इसी को मैं सब लिंगुअल की जीभ के नीचे रखूँ, अब कभी से ओरल में तो सब लिंगुअल होता है। एक तो मैं क्या करा, पानी के साथ तुरंत ले गया उसको, तो वो क्या गया अंदर एब्जॉर्प्शन होगा, लीवर के पास जाएगी, तो ये क्या होगी, एबिलिटी घट जाएगी। अब मैं सीधी सब लिंगुअल दी तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं, कम होगा, बहुत कम, क्योंकि सीधी लिंगुअल से ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो रही है डायरेक्ट। तो यहाँ क्या होगा, बेस्ट रूट माना जाता है। इसीलिए इस मेडिसिन को हम क्या करते हैं, इसके द्वारा एंटीजी के द्वारा देते हैं, मतलब सॉरी सब लिंगुअल रूट के द्वारा देते हैं। ये तुरंत अपना एक्शन करती है और बायोबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए एक्शन करती है। तो इसलिए इसको हम ओरल रूट से कभी नहीं देते एंटीजी को, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि इसकी एक्शन स्लो हो जाएगा ना, ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी। इसी प्रकार रहता है, हम बात करता हूँ एडवांटेज ऑफ सब लिंगुअल रूट। अब इसके एडवांटेज भी हैं। क्या एडवांटेज है, फास्ट एक्टिंग, मैंने भी बोला कि यूज़ ऑफ इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। नो फर्स्ट एड, ये होगा ही नहीं, मैंने बोला कि इसके अंदर जाएगी नहीं, लीवर में जाएगी नहीं, तो ये इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं। एक होता है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम खुद इसको अपने सबलिंगुअल के नीचे रख सकते हैं। और एक ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा अलग से मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि इसको समझना है आपको, मैं इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि आफ्टर डिस्क्राइब एक्शन डिजायरेबल एक्शन वी कैन स्प्लिट दैट एक्स्ट्रा डोज। ये बोल रहा है कि मान लो कि मैंने 100 mg की टेबलेट मैंने अपने सबलिंगुअल रूट के नीचे रख ली, और 50 mg क्या होगी, वो डिजोल्व होकर तुरंत एक्शन कर दिया। तो मेरे को क्या होगी, 50 mg ये डिजोल्व हुई, तुरंत ब्लड में गई, एक्शन कर दिया, मेरा पेन कम हो गया। तो मेरे अंदर जो सबलिंगुअल रूट के अंदर 50 mg बाकी पड़ी है, जो डिजोल्व नहीं, उसको फेंक भी सकता हूँ। मतलब अकॉर्डिंग टू हम अपने हिसाब से ले सकते हैं डोज को, कि पूरी नहीं लेनी पड़ रही है ना, 50 mg से काम हो गया तो 50 mg में फेंक भी सकता हूँ ये खुद का। तो ये इसके एडवांटेज है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बायो इक्विवेलेंस। बायो इक्विवेलेंस यहाँ इस वर्ड से समझ में आता है हमको कि बायोलॉजिकल इक्विवेलेंट, मतलब यहाँ क्या होता है कि दो ब्रांड की, अब मैं बताता हूँ बायोलॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होता है। अब हम कहते हैं कि या मार्केटिंग वाला, हम कई बार सोचते हैं कि डॉक्टर तो मार्केटिंग वाला खेल खेल रहे हैं कि बोला इस ब्रांड की टेबलेट लो, इसकी ब्रांड की टेबलेट लो। अब मान लो कि किसी ने जो पैरासीटामोल है, पीसीएम है, वो 20 प्रकार की कंपनियां बना रही है, मतलब 20 प्रकार के ब्रांड्स हैं उनमें बनाई जा रही है, तो उनकी बायोएबिलिटी अलग अलग होगी, समझ रहे हो ना। तो इसलिए इसमें बोला गया कि ये बराबर होनी चाहिए। एक कोर्ट ने, सरकार ने एक निर्धारित क्राइटेरिया किया है कि कम से कम इतनी होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, तभी ये मतलब हम इसको मान्यता मिलती है। अब देखा बायो इक्विवेलेंस क्या होता है कि दो ब्रांड्स ऑफ सेम ड्रग, वो पीसीएम वही है, बहुत सारी कंपनियां बना रही, आर कंपेयर्ड, इनको कंपेयर करेंगे हम इसमें। इफ़ टू ब्रांड ऑफ सम ड्रग हैव इक्वल बायोएबिलिटी देन दीज ड्रग आर कलेक्ट बायो इक्विवेलेंट। तो इसी को हम बायो इक्विवेलेंट कहते हैं, कि मतलब दोनों ड्रग के अंदर बायो इक्विवेलेंट। अब बोल रहे हैं कि बायोएबिलिटी होती है, मैंने एक ब्रांड की अलग अलग जो शिल्पा ब्रांड आता है, एक अलग अलग ब्रांड्स की जो मेडिसिन होती है वो यहाँ दी जाती है। तो उनमें क्या होता है कि इसकी बायोबिलिटी मान लो 50 आ रही है, किसी की 30 आ रही है, किसी की 50 आ रही है, किसी की 40 आ रही है। तो एक रेंज रखी गई कि 20% ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब 40 और 50 हो सकता है। ऐसा नहीं इसकी 10 आ रही उसकी 90 आ रही, ये नहीं चलेगा। तो सब ने इसको ध्यान में रखते हुए मेडिसिन को बनाया है। तो ये इसको बोलते हैं बायो इक्विवेलेंस की, मतलब मेंटेन होना चाहिए बायोबिलिटी। तो मोस्ट ऑफ दीज ड्रग्स आर बायो इक्विवेलेंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो ड्रग्स होती है बायो इक्विवेलेंट ही होती है। लेकिन एक होती है फिनाइटोनिन, ये एक ड्रग होती है। ये क्या होती है, एडवाइज पेशेंट यूज सम ब्रांड ऑफ ड्रग्स। जो ये कुछ ही ब्रांड होते हैं जिनके अंदर क्या होती है कि इनकी जो बायोएबिलिटी अच्छी होती है और हमें नहीं देखने को मिलती है। इसीलिए हम डॉक्टर में कभी कभी कहते भी हैं कि ये इसी ब्रांड की टेबलेट लेनी है हमें। हम सोचते हैं कि डॉक्टर तो यहाँ धंधा कर रहा है, वो धंधा नहीं कर रहा है, वो उस ड्रग की डोज को मतलब बायोएबिलिटी देख के ही दे रहा है, क्योंकि वो मतलब बेस्ट टेबलेट है। अब वो 1000 रुपये की आ रही है तो उसकी बायोएबिलिटी अच्छी है ना,
तो इसलिए हम 1000 वाली प्रीफर कर रहे हैं। एक 200 रुपये में आ रही है लेकिन बायोबिलिटी कम है, तो क्या है मतलब उस चीज़ का। और उसको आप अगर आप वो भी लोगे ना 200 वाली, तो उसकी आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी, ज़्यादा लेनी पड़ेगी, 3 टेबलेट एक साथ लेनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि हम 1000 वाली ले लें ना। इसलिए डॉक्टर बोलता है, बहुत बार एडवाइस करता है पेशेंट को कि यही सेम ब्रांड की टेबलेट लेनी है ताकि आपकी बायोबिलिटी अच्छी हो। ये इसी टेबलेट में देखने को मिलता है कि इसकी बायोबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो बेटर होती है और की कम होती है। अब इसके अंदर आगे एक ग्राफ और दिया गया, प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड टाइम ग्राफ। ऊपर वाला एक ग्राफ है, इसको एक मतलब एक्सप्लेन किया गया है कि क्या क्या यहाँ दिया गया है। तो एक प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, टाइम है। अब एक मेडिसिन होता है, मेडिसिन हम देते हैं, ओरल रूट से गई, वो जाके एब्जॉर्प्शन मतलब इसका यहाँ जाने के बाद एक्शन और बढ़िया होगा, पूरा एक्शन कर रहे, फिर टाइम के साथ धीरे धीरे उसका एक्शन वापस कम हो जाएगा। ये ग्राफ दिया गया है। तो इस ग्राफ में ये पॉइंट है ना, ये क्या होता है यहाँ इस पॉइंट पर क्या होता है कि ये जो बायो एबिलिटी होती है मैक्सिमम होती है कि प्लाज्मा के अंदर मैंने 100 mg दी, ये प्लाज्मा पहुँच गई 50 mg। अब यहाँ मत ये 100 mg यहाँ कनेक्ट मत करना, मैंने 100 mg टोटल तो ये थी, 50 mg तक ही पहुँची है ब्लड के अंदर, तो ये इसकी टॉप हो गई ना। ब्लड ड्रग के लिए तो ग्राफ यही बनेगा ना, मैक्सिमम तो 100 दी थी मैंने, लेकिन ड्रग तो यहाँ 50 तक है, यहाँ तक ग्राफ आ गया। ये आने के बाद इसका असर होगा, धीरे धीरे टिश्यू में जाएगा, धीरे धीरे इसका असर वापस कम होगा, फिर हम नेक्स्ट डोज लेंगे, फिर वापस अगर आप आएगा तो मेंटेन रहेगा। तो इसमें सी मैक्स होता है, एक होता है मैक्सिमम टॉलरेबल कंसनट्रेशन, मतलब 100 mg थी, ये सी एम मैक्स होता है, ये 50 mg पे मान लेते हैं कि जितना ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। और ये वाली है ना, ये वाली मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन, ये मिनिमम होती है, यहाँ पर मिनिमम देखने को मिलती है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ये लास्ट ऑप्शन यहाँ है। और वही बार मैंने पहले बताया था, एरिया अंडर द कर्व है कि जो ग्राफ भी इसके अंदर जो समय जो होता है ना कंसंट्रेशन रिलेशन, ये कर्व, ये इसको बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। अब ये होता है जहाँ पर कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा है 50 mg, वो समय टी मैक्स कहलाता है। इसके बाद वापस समय घटता जाता है, ये समय वापस वैसे था, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, तो इसका इफेक्ट कम होता जाता है। ग्राफ रील वापस क्या हो जाता है, उसके इन्वर्स हो जाता है, मतलब ये टाइम बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन घट रही है, मतलब इधर टाइम बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन नीचे आ रही है। इधर क्या रहा था, टाइम बढ़ रहा था, कंसंट्रेशन भी बढ़ रही थी। ये फिजिक्स की चीज़ें हैं, इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अब जो यहाँ सी मैक्स दिया गया था ना, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑब्टेन बाय द पर्टिकुलर डोज, यहाँ पर्टिकुलर डोज दी गई है कि ये मैक्सिमम कोई डोज थी 100 mg हमने दी थी, यहाँ 50 mg तक ये अपना क्या रख रही है, ऑब्टेन कर रही है, पर्टिकुलर डोज है, शुड भी लाई। तो ये पॉइंट है ना, ये लाई करता है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्स टॉलरेबल कंसंट्रेशन, ये वाले दोनों पॉइंट दिए गए, इनके बीच इसका पॉइंट होता है कहीं ना कहीं। टी मैक्स होता है वह समय जहाँ पर क्या होता है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, टाइम इन विच प्लाज्मा कंसंट्रेशन बिटवीन मैक्सिमम, टेल रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन, ये हमें अब्जॉर्प्शन का समय बताती है कि इस समय पर इस मेडिसिन का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो चुका है। और तीसरी होती है AU, ये होता है टोटल एरिया कर्व बाय ग्राफ, ये एरिया ग्राफ हो गया, टेल एक्सटेंड एब्जॉर्प्शन कि मतलब इतना एब्जॉर्प्शन हुआ है, जो एरिया घेरा का इतना ही एब्जॉर्प्शन हुआ। ठीक है, ये इसके बाद बात करता हूँ जो हमने अभी पढ़ा था एब्जॉर्प्शन, जो मैंने कल वाले लेक्चर में एब्जॉर्प्शन हेडिंग स्टार्ट की थी ना, तो वो एब्जॉर्प्शन आज यहाँ ख़त्म होता है, मतलब यहाँ तक एंड होता है। इसके बाद बी पॉइंट था डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमने फार्माकोकाइनेटिक्स से हेडिंग लगाई थी, उसमें ADME लिखा था, हमने ये पढ़ लिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, मेटाबॉलिज्म तो साथ साथ चल रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे हम। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज पढ़ेंगे। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, वही ऊपर वाला ग्राफ चलिए जो डायग्राम था रिलेटेड वही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग का मतलब होता है कि ये ड्रग कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई हमारी और टिश्यूज़ के अंदर, ये हम बता तो नहीं सकते ना, हम एक कल्पना कर रहे हैं, सारी चीज़ें कल्पना पे चल रही है। आई थिंक हमें ये तो है नहीं कि 100 में से 50 ही जा रही। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग है ना, तो इसलिए क्या होती है, हाइपोथेसिस होती है हमारी एक प्रकार की, कि हमें ये तो है नहीं कि हमने 100 mg ली, मैंने एक एग्जांपल दिया, एब्जॉर्प्शन हो गया, 20 mg यूज़ हो गई, 80 mg लीवर के पास गई, वहाँ से 30 mg लीवर यूज़ कर लिया, 50 mg गई। ये एग्जैक्ट नहीं पता होता है, हमें एक हाइपोथेसिस चल रही है, ये कैलकुलेट की जाती है बॉडी के अंदर। तो ये हाइपोथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं कि ये एक जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बोल रही है, जो डिस्ट्रीब्यूशन शब्द आया ना, इसमें क्या है कि एक अप्रोच वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम एक अप्रोच नहीं, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक हम हाइपोथेटिक क्या कर रहे हैं कि एक जो
सोच रहे हैं कि इतना ऐसे ऐसा हो सकता है, क्योंकि ओरली जाता है तो वो क्या होता है कि उसका असर बहुत कम होता है। कि ये कंपेयर किया गया है कि एक बार एक पेशेंट को जैसे कि मान लो कि 100 mg IV दी गई और 100 mg ओरल दिया गया, तो IV दी गई उसका क्या कि वायबिलिटी ज़्यादा थी तो इसका असर ज़्यादा है, और 100 mg ओरली दी गई उसका असर कम आया, इसलिए बोला गया कि डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो ये एक हाइपोथेसिस पे चलेगा। तो जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग होगी तो अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों एक ही चीज़ है, ये भी बोल सकते हैं ये भी बोल सकते हैं। अब डेफिनेशन देखना, इट इज़ हाइपोथेटिकल वॉल्यूम। हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है कि मैंने 50 mg मान लिया कि 50 mg है, 50 भी आ सकता है, 60 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, तो हाइपोथेटिकल हुआ ना। मैंने तो एक एग्जाम्पल सेट किया 100 mg से। तो हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा इन लीटर्स, लीटर के अंदर बात करें, प्लाज्मा के अंदर लीटर है, मिलीलीटर डेसीलीटर के अंदर बात चलती है। तो नेसेसरी ऑफ अकाउंट फॉर टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग, तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग आती है ना इंट्रा वस्कुलर और एक्स्ट्रा वस्कुलर, कि ओरल रूट से आई, स्टमक में आई, लीवर के अंदर आई, लास्ट के अंदर ब्लड के अंदर जो आती है ना, ब्लड हो गया। अब ब्लड के अंदर सेल्स होती हैं, तो सेल्स के बाहर का तो एक्स्ट्रा सेलुलर और ये होता है अंदर वाला इंट्रा वस्कुलर, और ये एक्स्ट्रा वस्कुलर क्या होता है इन द पेशेंट बॉडी। तो समझ गए होंगे कि ब्लड के अंदर इतना जो हाइपोथेटिकल वॉल्यूम पहुंच रहा है वो आवश्यक जो आया है कि 50 mg 20 mg आवश्यक जो अकाउंट टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द पेशेंट बॉडी, तो वही कहलाती है डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेजर ऑफ अमाउंट। हम डिस्ट्रीब्यूशन को मापते हैं, जो अमाउंट हम मापते हैं ड्रग का जो अमाउंट मापते हैं टिश्यू, टिश्यू के अंदर जो ड्रग, मान ली कि हमने किसी स्टडी की कि टिश्यू के अंदर आफ्टर एब्जॉर्प्शन के बाद जो टिश्यू के अंदर जो ड्रग का अमाउंट आया है कि इतना अमाउंट ड्रग के अंदर टिश्यू के अंदर पहुंचा है, तो वही जो एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आएगा। समझ रहे हो ना डेफिनेशन कि डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग। जो ड्रग का जो अमाउंट था उसको मेजर करेंगे इन द टिश्यू के अंदर आफ्टर एब्जॉर्प्शन होने के बाद। समझ गए। इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर तो देखेंगे ना कि सिस्टमिक सर्कुलेशन हर टिश्यू के पास जाता है, तो उसी से पता चलता है। तो ये चीज़ है। अब ड्रग विथ इंक्रीज AVD मतलब ये है अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मान लो कि मैंने इसको इंक्रीज कर दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा कर दिया, मतलब तो ड्रग मोस्टली एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, तो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर जाएगी। कहने का मतलब है कि जो 50 mg ड्रग जा रही थी, तो ये जो ब्लड था इसमें कुछ सेल्स होती हैं और मैक्सिमम भाग होता है प्लाज्मा का, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वस्कुलर कंपार्टमेंट, तो ये ब्लड के अंदर ही रहेगी ना। और ड्रग विथ डिक्रीज जो होती है अपरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें मान लो कि ड्रग मोस्टली इन इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट। अब बात करता हूँ कि यहाँ से जो 50 mg ब्लड के अंदर था, फिर वो सेल्स के अंदर जाएगा, तो सेल्स के अंदर सब में तो 50 mg जाएगा नहीं, इसमें 2 गया, इसमें 1 गया, इसमें 3, इसमें 5, ऐसे करके सब में बटेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीज, ये इंक्रीज। तो ये थोड़ा रिलेटिव है, समझना इस चीज़ को, दोबारा से सुनना बे करके अगर समझ में नहीं आया हो तो ये चीज़ें थी। अब मैं बात करता हूँ कि जो हमारा जो फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ जैसे कि हमने एब्जॉर्प्शन के भी फैक्टर्स पढ़े थे ना, इसी प्रकार ये था कि फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ भी कुछ फैक्टर होते हैं वो जो क्या करते हैं इसको वायबिलिटी के जो हम फैक्टर पढ़े थे ना। अब हम बात करता हूँ कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ इफेक्ट डालते हैं लिपिड सोल्यूबिलिटी। मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर के अंदर यही बताया था कि 2 प्रकार की नेचर होता है, लिपिड सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। अगर मान लो मैंने कोई ड्रग ली वो वाटर सोल्यूबल है और वैसे नहीं बनती है, जैसे कि मान लो कि एसिडिक नेचर के अंदर की, जिसमें एक डायग्राम वापस एक रिकॉल करा देता हूँ आपको ताकि आसानी से समझ में आए। जो मैंने 2 डायग्राम बनाए थे ये रहा। अगर मान लो कि मैंने कोई बेसिक जो ड्रग ली, तो ये बेसिक ड्रग यहाँ आई और यहाँ का नेचर है स्टमक का एसिडिक, तो दोनों रिएक्शन करके ब्रेक डाउन कर देगी ना, एसिड और बेस मिलकर ब्रेक डाउन हो जाएगा, आयंस में टूट जाएगी, वाटर के साथ सोल्यूबल हो जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं वाटर सोल्यूबल, और ये बॉडी से पास आउट हो जाएगी। और एक होती है लिपिड, एक मैंने बोला आप एसिडिक सेम नेचर की ली, अंदर भी एसिडिक था, ये ब्रेक डाउन नहीं होगा तो ये वाटर सोल्यूबल नहीं होगी, वाटर इनसोल्यूबल होगी और लिपिड सोल्यूबल होगी। और ये क्या करेगी, वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होगी तो बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी, इसका अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, क्योंकि ये हमारी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें फैट पाई जाती है, फैट से मिलकर मेम्ब्रेन बनी होती है, अब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा अच्छा। तो ये चीज़ यहाँ दी गई है, आप देखो आप समझ में आएगा आपको अच्छा से। ये रहा।
तो अब बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि लिपिड सोल्यूबिलिटी होनी चाहिए। अभी बोला अगर वाटर सोल्यूबल होगी तो जो वाटर के साथ सोल्यूबल होगी पास आउट हो जाएगी यूरिन के द्वारा, पसीने के द्वारा या स्टूल के द्वारा। लेकिन ये फैट सोल्यूबल होगी ना तो ये क्या कि अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट फैक्टर इसको माना गया है। और इसमें बोला गया है कि द इफ़ ड्रग इज़ मोर लिपिड सोल्यूबल, अगर मोर लिपिड सोल्यूबल है ना ज़्यादा, तो बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर ये कम क्या है लिपिड सोल्यूबल है तो उसका लेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यही बात है अभी मैंने एक्सप्लेन किया। दूसरा होता है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लेना, और स्टार मार्क लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है बहुत बार। कुछ जो फैक्टर इफेक्ट होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब मैं बात करता हूँ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब क्या कह रहा है कि इंपॉर्टेंट हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है कि कुछ प्रोटीन्स पाई जाती है जिसकी एल्ब्यूमिन होगी, ये एसिडिक नेचर की होती है। एक होती है अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, ये होती है बेसिक नेचर की। अब मैंने बेसिक एसिड की दो इसलिए लिए क्योंकि दोनों को मैं कंपेयर करके समझा सकता हूँ, और भी होती है एसिडिक और बेसिक भी होती है, लेकिन दो से हम अच्छे से समझ जाएंगे। और ये मोस्ट कॉमन होती है, मेनली ये पाई जाती है, ठीक है। और लिख रखा है मोस्ट कॉमन होती है, मेनली ये देखने को मिलती है। अब मैं बात करता हूँ, देखो आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये एक हमारी ब्लड वेसल्स थी, इसके अंदर ये मैंने अलग ये जो स्काई ब्लू रेड से बनाया है, ये अलग अलग मैंने क्या बना दी कि ये एल्ब्यूमिन मान लो, ये मान लो अल्फा वाली, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने एक ड्रग दी, ड्रग में 100 मोलिक्यूल्स थे, ठीक है। 100 मोलिक्यूल्स थे। अगर मान लो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, इनकी बाइंडिंग अच्छी होगी तो जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जितनी ज़्यादा होगी ना वो वर्क कितना अच्छे से करेगी। अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे करेगी, देखो। अब मान लो कि यहाँ ड्रग दी, 100 मोलिक्यूल थे, 99 जो मोलिक्यूल्स थे वो इन प्रोटीन्स के साथ क्या हो गए, अटैच होके बाइंड हो गए। अब एक मोलिक्यूल सिंगल ऐसा बच गया जो बाइंड नहीं हुआ, विदाउट बाइंडिंग। तो ये एक सिंगल मोलिक्यूल अपना कार्य करेगा, पहले ये कार्य करेगा और क्या होगा, फिल्ट्रेट। अब यहाँ ग्लोमेरुलस में आएगा, ठीक है। यहाँ से ग्लोमेरुलस में आया ना तो यहाँ से ये अपना वर्क करके यहाँ से क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। और जो ये बाइंड प्रोटीन के साथ बाइंड है ना, ये इसमें फिल्टर नहीं हो पाएंगे। आपने सुना होगा कि ग्लोमेरुलस में प्रोटीन फिल्टर नहीं होता है। अगर ये बाइंडिंग नहीं होती ना, ये सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ आ जाते और यहाँ सारे मॉलिक्यूल आ जाते, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती ड्रग की, और ये ड्रग की टॉक्सिसिटी बढ़ने से पेशेंट की डेथ भी हो सकती थी। ये 99 जो यहाँ बाइंडिंग हो गए, एक ने अपना वर्क किया जितना भी इसको कार्य करना था, और कार्य करने के बाद ये अकेला पास आउट हो जाएगा। ये 99 बच्चे हैं, फिर एक एक और रिमूव होता जाएगा, धीरे धीरे अपना एक्शन करते जाएंगे और लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये चलता रहेगा। तो ये हमारा इफेक्टिव हो रहा है, मतलब ये एक अच्छा कार्य है। अगर जितनी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी उतना ही अच्छा है हमारे लिए। तो अब इसके अंदर मैं बात करता हूँ, ये एक मैंने एल्ब्यूमिन और अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन की बात की है। अब मैं बात करता हूँ ड्रग बाउंड। अब मान लो कि एल्ब्यूमिन, जिसके अंदर एल्ब्यूमिन देखने को मिलता है, ये वाली मतलब एसिडिक नेचर की ड्रग्स हैं ये कुछ कैटेगरीज हम आगे पढ़ेंगे, जैसे साइकोटिक्स हो गई, एंटी डिप्रेसेंट हो गई, एंटीपायरेटिक हो गई, एंटीबायोटिक हो गई, सल्फामाइड बोलते हैं जिसको, सल्फेनोमाइड्स बोलते हैं, एंटीकोगुलेंट हो गई, वार्फेरिन, एस्पिरिन, ये ड्रग हैं। ये बेसिक नेचर की ड्रग है। ओपोइड्स हो गई, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हो गई, एंटी जो एरिथमिया हो गई है, जो क्या होती है हार्ट में होती है, भी हार्ट की ली दी जाती है ये। और ये होती है एमिडोरोन हो गई, लिडोकेन हो गई, ये सारी की सारी ये बेसिक नेचर की है और ये एसिडिक नेचर की है। ये ड्रग बाउंड, ये ड्रग्स होती है ना, ये ड्रग्स, ये तो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होगी, इस प्रकार की ड्रग्स होगी इसके साथ बाउंड होगी, ये बताया गया। अब देखना इफेक्ट ऑन ड्रग, अब ड्रग का क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये मैंने स्पेसिफिक नहीं है, आप डिक्रीज की जगह आप इंक्रीज भी कर सकते हो। एग्जांपल सेट करना, आप देखना मैं बताता हूँ कि अगर मैं कह दूँ डिक्रीज एल्ब्यूमिन, अगर एल्ब्यूमिन का जो लेवल होता है ना वो डिक्रीज हो गया, कि मतलब ब्लड के अंदर जो मैंने भी बनाया ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स है ये कम है, अगर ये कम होगी ना तो फ्री ड्रग्स ज़्यादा होगी। अब यहाँ क्या होगी, यहाँ ये जो जिसके साथ बाइंड हो रही थी वो है पहले से कम है, तो ये बाइंड किसके साथ नहीं हो पाएगी ना, तो ये जो जिस प्रकार से एक थी ना ये फ्री, तो ऐसे बहुत सारी फ्री जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे। अगर ये फ्री मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पड़े रहे ना ड्रग के, बिना बाइंड हुए, तो ये क्या कर देंगे, ब्लड के अंदर हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ा देंगे। अगर एक है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे फ्री मॉलिक्यूल्स हो गए तो वो टॉक्सिसिटी बढ़ा देंगे। तो क्या कर देंगे, इंक्रीज रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी, ये इसमें करना चाह रहा है। इसी एग्जांपल को मैं कह दूँ कि इंक्रीज ऑफ एल्ब्यूमिन, अगर एल्ब्यूमिन इंक्रीज हो गया तो ये फ्री मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे ना, फ्री मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे तो रिस्क भी कम हो जाएगा टॉक्सिसिटी का, टॉक्सिसिटी नहीं होगी।
तो ये एग्जांपल यहाँ लिया मैंने उल्टा करके इसका, इसमें डिक्रीज यहाँ इंक्रीज कर दूँ। अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन थी ना, तो ये मैंने क्या कर दिया, डिक्रीज मान लेता हूँ, मैं इंक्रीज कर देता हूँ। तो यहाँ किया डिक्रीज फ्री ड्रग। तो मान लो कि अल्फा एसिड एल्ब्यूमिन मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दूंगा ना, तो फ्री ड्रग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो फ्री ड्रग थी ना वो जो इंक्रीज के साथ जाके अटैच हो जाती है, फिर क्या हो जाता है डिक्रीज इफेक्ट, इनका इफेक्ट कम हो जाता है। फिर यही चीज़ यहाँ है। तो ड्रग का इफेक्ट इस प्रकार से चेक करते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि हम क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ नर्स, ये क्लिनिकल एप्लीकेशन देखते हैं एक प्रकार से, जो ये ऊपर एग्जाम्पल दिया ना। अगर मैं कहता हूँ एल्ब्यूमिन हमारी ब्लड के अंदर कम है इन कंडीशन, तो ये कम होगा ना, तो हमारे क्लिनिकल जो हम देखें ना, क्लिनिकल एप्लीकेशन देखेंगे तो ये कंडीशन हमको देखने को मिलेगी। आप आगे भी आएंगे, एक बार यहाँ आप याद कर लो, आगे में इनको डिटेल से पढ़ेंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, एल्ब्यूमिन कम होगी तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगा, सीकेडी मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो जाएंगी, लीवर सीरोसिस हो जाएगा, डायबिटीज़ मेलाइटिस भी हो सकता है। ये इतनी कंडीशंस क्रिएट हो सकती है। अगर ये क्या हो रहा है, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन बढ़ रहा है, तो इन्फ्लामेटरी हो सकती है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ हो सकती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है। ये कंडीशंस देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें आई थिंक समझ गए होंगी। मैंने यहाँ ये एप्लीकेशंस बताई है, एक छोटा सा पॉइंट था ये, लेकिन मैंने जहाँ तक ये मल्टीपल क्वेश्चन एमसीक्यू को सोल्व करने के लिए बहुत ही मतलब आपको यूज़फुल होगा, और ये कंपटीशन लेवल का भी है। और दूसरी बात, जो हमारे जो थर्ड सेम में ये MSN फर्स्ट का लेक्चर है, तो अगर जिसने ये जो PDF पढ़ ली ना, तो वो थोड़ी तो अपने हिसाब से लिख सकता है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं यहाँ पर, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्या पूछ रहा है, तो ये हम अच्छे से थोड़ी बना सकते हैं ये पढ़कर। दूसरी पढ़ता हूँ, एक्स्ट्रा एज अबाउट प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये इसके प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में, तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है, मतलब बाइंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो इफ़ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। अब ये कम क्यों होगा, दिमाग लगा सकते हो, क्योंकि ये जो ड्रग के फ्री मॉलिक्यूल्स थे वो पहले से इसके साथ क्या हो गए, बाइंड हो गए, तो क्या हो गए, अब डिस्ट्रीब्यूट कम होंगे। समझ रहे हो। एक होता है ड्यूरेशन, इफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होता है अगर ज़्यादा है तो इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। मैंने यही चीज़ पहले बोली थी ऊपर थोड़ी देर पहले, कि ये जितनी ज़्यादा इसके साथ बाइंड होंगी ना ड्रग, तो वो एक्शन उतना ही ज़्यादा करेंगे। अगर एक साथ फ्री हो गई ना सारी की सारी, तो वो टॉक्सिसिटी कर देंगे। मतलब एक साथ एक अणु जहाँ काम कर सकता है वहाँ 50 अणु आके काम कर रहे हैं, मोलिक्यूल काम कर रहे हैं, तो वहाँ टॉक्सिसिटी होगी ना। धीरे धीरे एक एक अणु जा रहा है, एक एक जा रहा है, तो वो ड्यूरेशन बढ़ाएगा, एक्शन लंबे समय तक चलेगा। कि मैंने सुबह मेडिसिन ली, अब 12 घंटे बाद ही मेरे को लेनी है। अगर यहाँ ये जो प्रोटीन बाइंडिंग ये हाई नहीं होती, तो मेरे को हर 3 घंटे से मेडिसिन लेनी पड़ती, 3 घंटे बाद उसका असर कम हो जाता है या टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाती है। ये बात यहाँ है। एक होता है डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कई बार हम कहते हैं ना कि 2 मेडिसिन सेम नेचर की एक साथ नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए, वो यहाँ एक्सप्लेन किया गया। मैं पहले ये समझाता हूँ, फिर आपको थोड़ी समझ में आ जाएगी। अब देखना कि ये एक ब्लड जो दी गई है, वेसल्स दी गई है, इसके अंदर मैंने क्या किया कि एक एल्ब्यूमिन थी जो प्रोटीन थी, इसके चारों जो रेड रेड मैंने लिखा है, ये क्या जो एक ड्रग थी दूसरी, तो वो आके पहले बाइंड हो गई और इसका एक मॉलिक्यूल यहाँ फ्री पड़ा था। ठीक है, एक था पहले, मैंने ये कंडीशन रखी है, जो यहाँ सॉरी ये दो कंडीशन है, ये एक अलग कंडीशन है, ये एक अलग कंडीशन, आप समझना यहाँ पर। तो ये एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन थी, इसके चारों रेड वाली जो मैंने डॉट बनाई, ये क्या थी, मेडिसिन मॉलिक्यूल्स थे, मेडिसिन के ड्रग्स के, वो बाइंड हो गए और एक फ्री पड़ा था। अब मैंने उसी टाइम एक दूसरी ड्रग वो ले ली सेम नेचर की, तो वो भी बोलेगी मैं भी यहाँ अटैच होंगी, वो भी अटैच होना चाहती है क्योंकि सेम नेचर है, तो वो यहाँ आएगी, तो इसको क्या लगाएगी, पहले वाले की धक्के लगाएगी। तो ये क्या कंडीशन बन जाएगी, तो इनमें से कोई जो दूसरी ड्रग ली वो यहाँ कर जुड़ जाएगी, यहाँ जुड़ गई तो इसका एक अणु फ्री हो जाएगा। तो ये पहले एक था, अब यहाँ के 2 हो गए, अब 2 मॉलिक्यूल फ्री हो गए तो टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। मैंने बोला जहाँ एक मॉलिक्यूल सफिशिएंट है काम करने के लिए, अगर 2 भी हो गए ना तो टॉक्सिसिटी बढ़ा देते हैं। अब मैंने ये एक मॉलिक्यूल के बारे में बात की, ऐसे हज़ारों मॉलिक्यूल है, दो सब जगह बढ़ेंगे तो हो गई ना टॉक्सिसिटी। मैं एक छोटे लेवल पे बात कर रहा हूँ, मेडिसिन के अंदर बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो छोटे लेवल पर एक था तो छोटे लेवल पर 2 बढ़ रहे हैं, तो बड़े लेवल पर 2 को मल्टीप्लाई कर दो, उतने से जितने मॉलिक्यूल एक टेबलेट में होते हैं, तो टॉक्सिसिटी बढ़ा देगा। यही बात यहाँ बोले, बाइंड विथ प्रोटीन हो रखा है, अदर ड्रग होता है मॉलिक्यूल सेम नेचर की दूसरी ड्रग भी आ गई। अब यही यहाँ बोला गया कि ड्रग डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। वन ड्रग में डिस्प्लेस अनदर ड्रग हैविंग सेम ऑफ क्या है
एफिनिटी टू बाइंड प्लाज्मा प्रोटीन लीडिंग टू टॉक्सिसिटी। तो ये टॉक्सिसिटी लीड कर देगी ऑफ वन ड्रग। एक ड्रग की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी तो रेड वाला ड्रग थी ना, इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ गई ना, इस प्रकार से। अब एग्जांपल दिया गया कि वारफेरिन थी ना, इस वारफेरिन डिस्प्लेस बाय सल्फामाइड। जो रेड वाली थी वारफेरिन थी और जो स्काई ब्लू थी सल्फामाइड थी। तो सल्फामाइड आके वारफेरिन की एक मॉलिक्यूल को और फ्री करती थी, तो लीडिंग टू वारफेरिन टॉक्सिसिटी। तो रेड वाली की टॉक्सिसिटी बढ़ गई, 1 से 2 हो गई। ये चीज़ें एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया। अब फोर्थ पॉइंट होता है इसका डायलिसिस। अब आप बोलो कि डायलिसिस से ये सॉल्व नहीं हो सकता क्या? अब इसमें दिया गया इफ़ द ड्रग हैज़ हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग देन डायलिसिस इज इनइफेक्टिव बिकॉज प्रोटीन आर नॉट फिल्टर ड्यूरिंग डायलिसिस। अब मैंने यहाँ एक चीज़ अभी आपको बताई थी कि ये जो यहाँ फिल्ट्रेशन हो रहा है ना किडनी के अंदर, यहाँ प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं होता है। तो डायलिसिस के अंदर भी तो वो आर्टिफिशियल लेयर लगाई जाती है जिसमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस से तो क्या होता है कि जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं बाहर निकलते हैं। लेकिन यहाँ क्या, वो पहले प्रोटीन तो क्या है, हमें जो फिल्ट्रेशन होता है नहीं प्रोटीन का, पहली बात तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो जो अगर मान लो कि डायलिसिस कर रहे हैं और जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पहले से हाई है कि जो मॉलिक्यूल्स तो सारे प्रोटीन के साथ बंधे हुए हैं, डायलिसिस किसका करोगे? तो डायलिसिस होगा ही नहीं ना, होगा ही नहीं। तो ये डायलिसिस यहाँ कोई इसका यूज़ नहीं है डायलिसिस में। मतलब इससे डायलिसिस के द्वारा हम ये क्या नहीं कर सकते, टॉक्सिसिटी को कम नहीं कर सकते, ये बोला गया है। अब हम इसका एक्स्ट्रा जो प्लाज्मा प्रोटीन के यूज़ पढ़ रहे हैं, अगर ऐसा हो तो क्या हो सकता है, मतलब इस प्रकार से हम देख रहे हैं इसको। अब मैं बात करता हूँ ड्रग नॉट क्लियर्ड बाय ये डायलिसिस। मतलब डायलिसिस के द्वारा हम जो टॉक्सिसिटी थी उसको क्लियर, मतलब क्लियर्ड बाय डायलिसिस नॉट, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम डायलिसिस से जो टॉक्सिसिटी थी उसको नहीं, मतलब ख़त्म नहीं कर सकते, बॉडी से उस ड्रग को बाहर नहीं निकाल सकते डायलिसिस से। नॉट रिमूव द बाय डायलिसिस, यही बोला गया। अब यहाँ कुछ ड्रग्स दी गई है, बेंजोडाइजापाइन नींद की होती है, ये होता है बीटा ब्लॉकर हो गई, एम्फीटेमाइन हो गई, डिजॉक्सिन हो गई, ओफेट्स हो गई, ऑर्गेनोफॉस्फेट हो गई, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये इतनी टेबलेट्स होती हैं जिनके अंदर क्या होता है कि ये डायलिसिस के द्वारा रिमूव नहीं होती है। ये चीज़ें इसमें दी गई है। लास्ट होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन होता है इफ ड्रग हैव हाई ये होगी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग तो लेस विल बी फिल्ट्रेशन। ये बात यहाँ बोली जो अभी बोल रखा था ना, हाई तो लेस होगी, कम होगी, ठीक है। ये चीज़ दी गई। तो हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, पहले तो लिपिड सोल्यूबिलिटी देखी थी ना ऊपर, लिपिड सोल्यूबिलिटी फैक्टर के अंदर, दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन देखा था। अब तीसरा जो फैक्टर है वो होता है बैरियर। अब बैरियर किस प्रकार से काम करता है, अब यहाँ एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आएगा वो आपने देखा भी है बहुत बार, मतलब समझने लायक है, और ये एक कंसेप्चुअल पॉइंट है, देखना कि ब्रेन इज बाउंड बाय ब्लड ब्रेन बैरियर। आपने सुना होगा कि हमारा जो ये पूरा ब्रेन है, राउंड वाला ब्लैक वाला, और इसके चारों जो मैंने रेड से बनाया ना ये वाला, ये क्या ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, और ये ब्रेन है। और इसके जो कुछ खाली पार्ट है ना, जो खाली पार्ट मैंने यहाँ एरो तो लगा दी, लिखा नहीं, ये रहा सर्कम वेंट्रिकुलर ऑर्गन। ये सर्कम वेंट्रिकुलर ऑर्गन होता है, जो रेड वाले मैंने दोनों तरफ बनाए, सर्कम वेंट्रिकुलर ऑर्गन होता है। अब यहाँ देखना कि इन सर्कम वेंट्रिकुलर ऑर्गन ये दिया हुआ है तो दिस बैरियर इज एब्सेंट, कि यहाँ इसके अंदर तो क्या होता है कि अंदर जो ये बैरियर घुमा हुआ है पूरा, इसमें तो क्या है कि कोई मेडिसिन एंटर नहीं कर पाएगी, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को मेडिसिन एंटर मतलब इजीली पास आउट डायरेक्ट वो क्या होता है कि पास नहीं करती, क्रॉस नहीं करती। लेकिन ये 2 जो रीजन आता है इसको बोलते हैं सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन होते हैं। इसके अंदर कुछ जो 5-6 ऑर्गन्स आते हैं तो वो इसके अंदर पाए जाते हैं, और कुछ ब्रेन के ऑर्गन यहाँ पाए जाते हैं, पार्ट्स जो ब्रेन के पार्ट्स हैं। तो ये 2 रीजन ऐसे जहाँ पर क्या होता है ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट होता है। तो ये यहाँ दिया गया कि 5 ऑर्गन यहाँ प्रेजेंट होते हैं, 5 ऑर्गन, जो हमें आपको गूगल करके बताना या कमेंट में बताना कौन से होते हैं, जो जिसमें एक तो था CTZ, ये इंपॉर्टेंट है, जो मेरा यहाँ काम का था मैंने CTZ बता दिया, जो बाकी 4 है वो आपको बताने कमेंट के अंदर अगर आप इस लेक्चर को देखते हो तो। अब यहाँ आप देखना कि जो CTZ होता है इम्पोर्टेंट सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्योंकि इसके अंदर ये इसी के अंदर ये पाया जाता है। तो ये क्या होता है, जो CTZ ऑर्गन होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होती है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होती है। इसमें क्या होता है कि ये वोमिटिंग और नोजिया के लिए वोमिटिंग और नोजिया कॉज करती है। तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हम कई बार मेडिसिन लेते हैं तो हमें नोजिया या उल्टी हो जाती है, वो इसी कारण होती है।
क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को तो क्रॉस मेडिसिन कर नहीं पाती, और यहाँ वो ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट है, तो वो मेडिसिन यहाँ तक तो पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन ये क्या होती है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है, ये इसको ट्रिगर कर देता है, मतलब एक्टिव करने की कोशिश करता है। तो उस टाइम क्या होता है कि ये वोमिटिंग और नोजिया के द्वारा बाहर निकल जाती है वापस, या यूरिन द्वारा पास आउट कर दी जाती है, ब्रेन के द्वारा सिग्नल भेजे जाते हैं। इसी कारण हमें वोमिटिंग और नोजिया होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो CTZ ऑर्गन होता है, इसके अंदर ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। यहाँ ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं पाया जाता है, यहाँ मेडिसिन डायरेक्ट जाती है, तो वहाँ वोमिटिंग और नोजिया कोज करती है। तो मैक्सिमम ड्रग कोज वोमिटिंग एंड नोजिया बिकॉज एवरी ड्रग रिएक्शंस विथ CTZ ऑर्गन एंड क्रिएट वोमिटिंग कंडीशन क्रिएट कर देते हैं। तो ये यहाँ तक की इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो फैक्टर थे। अब एक चीज़ है जो आगे हमें काम आएगी, वॉल्यूम ऑफ जो मैंने बताया था, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले ये ग्राफ बताता हूँ आपको, वो सेम ग्राफ है, वो मैंने यहाँ तक ले गया था। तो ये मैंने जो टॉलरेंस वाली थी ओरिजिनल तो यहाँ तक थी ना, मैंने एरो इसे बना दिया है, ये ओरिजिनल यहाँ तक थी, वो सेम ग्राफ है। तो इसका एक फॉर्मूला आपको याद करना है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमाउंट गिवन, हमको क्वेश्चन के अंदर अमाउंट गिवन दिया होगा, और इसको जो हमें ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल कंसंट्रेशन से डिवाइड करना है, तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमाउंट ऑफ ड्रग इन टिश्यू। इसका मतलब क्या होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो हमारे टिश्यू लेवल के अंदर जो कोई ड्रग है जो पहुंची है, प्रेजेंट टाइम में कितनी है, मैंने 100 mg ली थी, टिश्यू के अंदर 30 mg पहुंची थी, तो ये 30 mg है ना, वही है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टिश्यू के अंदर। ब्लड से टिश्यू के अंदर जाता है ना, तो जो 30 mg पहुंची है यही है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, अमाउंट ऑफ ड्रग इन टिश्यू। अब एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। जो ये दिया गया एग्जाम्पल होता है क्लोरोक्विनेंस, जो एग्जाम्पल दिया गया, ये मेडिसिन होती है, मेनली मलेरिया होता है, डेंगू जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, उसके अंदर काम करती है। अब उसमें काम करती है, तो आप एक चीज़ सोचो कि जो ये मलेरिया वाला है, जो डेंगू होती है, हमें फैलती है, तो ये डेंगू क्या करती है, डेंगू फीवर की बात करता हूँ, तो ये डेंगू क्या करती है, ब्लड के अंदर ही उसका जो जो मच्छर मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है, तो यहाँ जो स्पोर्स इसके फैल जाते हैं, वो ब्लड की मतलब RBC पर ही वर्क करते हैं, सारा काम ब्लड के अंदर ही चलता है। अब ये क्या हो गया कि जो VD दे रखा था, जो ये ड्रग थी, वो तो टिश्यू के द्वारा अब्जॉर्व हो गई, तो अब इसके अंदर क्या बचा, ब्लड में तो अब वो बची नहीं ना मेडिसिन, जो 50 mg आई थी वो टिश्यू ने अब्जॉर्व कर ली। लेकिन जो डेंगू फीवर होती है ना, उसका तो जो कोजिंग एजेंट होता है वो कहाँ काम करता है, मेनली ब्लड के अंदर RBC को रप्चर करता है। और आपने वो साइकिल पढ़ा होगा ना, डेंगू का मतलब पहले मच्छर काटता है, एक डायग्राम था 12th NCERT के अंदर, फिर वो साइकिल चलता है उसके RBC में, RBC से लीवर के अंदर, इसी प्रकार से डेंगू फैलती है। अब ये जो मेडिसिन होती है ना क्लोरोक्विनेंस, ये मेनली डेंगू के लिए होती है। ये क्या होता है, ड्रग विथ मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ क्या होता है कि VD हमें 130 ml से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये सारा का सारा क्या हो रहा है कि टिश्यू के अंदर जा रहा है, ब्लड को तो मिल ही नहीं पा रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन हम ज़्यादा रखेंगे ना, इससे ज़्यादा रखेंगे तो ब्लड में भी कुछ अमाउंट में रहेगा, और उस जो स्पोर हैं उनको मारने का काम करेगा। तो ये मेडिसिन का एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, जो ये मैंने ऊपर बताया ना दोनों, तो इससे इसको रिलेट कर सकते हो आप कि ड्रग विथ मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन, जो ये ड्रग होती है इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, जल्दी यहाँ 130 ml जाता है, मैंने वहाँ 50 mg का एग्जाम्पल दिया था ना, 30 जो 130 जाता है, मतलब यहाँ मैंने समझाने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इसका 130 होता है, मैंने 50 mg बता रहा था। 130 इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि ब्लड जो टिश्यू क्या ज़्यादा अब्जॉर्व कर लेते हैं, तो यहाँ ब्लड के अंदर स्पोर मर नहीं पाते हैं, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ रहे हो ना, ये चीज़ें यहाँ मैं बताना चाह रहा था। अब ये 2 फॉर्मूले और आएंगे, इसमें लोडिंग डोज होता है, इनिशियल हाई डोज गिविंग टू स्टार्ट द एक्शन। जो लोडिंग डोज होता है, लोडिंग डोज वो होता है कि जब सबसे पहली बार क्या होता है, कोई इनिशियल हाई डोज लेते हैं ना, गिवन टू स्टार्ट द एक्शन, कि एक्शन को स्टार्ट करने के लिए मान लो कि कोई बैक्टीरिया है, उसको हमें 400 mg की टेबलेट से ही उसको मार सकते हैं। तो सबसे पहले जो हाई डोज देते हैं स्टार्ट द एक्शन कार्य कराने के लिए, वही लोडिंग डोज होती है। इसका लोडिंग डोज का फॉर्मूला आता है, तो ये जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई टारगेटेड प्लाज्मा कंसंट्रेशन, एक फॉर्मूला है। ये आगे बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं, तो इसको आप याद रख सकते हो, ताकि आपका कई बार लोडिंग डोज भी पूछ लेता है नोट सेट के अंदर, तो ये उसका फॉर्मूला है। तो VD इंटू टारगेटेड प्लाज्मा कंसंट्रेशन की बात हो रही थी। दूसरा था मेंटेनेंस डोज,
आप ही क्या करते हैं कि हम डॉक्टर बोलता है कि आपको 15 दिन तक ये डोज लेनी है, फिर मैं चेंज करूँगा। तो मेंटेनेंस डोज भी तो होती है ना, कि आपको ये डोज है तो ये 10 दिन तक लगातार लेनी है, अगर बीच में छोड़ दी तो डोज बढ़ानी पड़ेगी ना। तो यही बात है रिपीटेड डोज गिवन टू द पेशेंट टू मेंटेन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन उसको मेंटेन रखना है हमें। तो ये एमडी दिया गया मेंटेनेंस डोज होती है। क्लीयरेंस जो जितनी बाहर निकलती है उसको सेम टारगेटेड प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला चीज़, ये आप इसको अच्छे से समझ सकते हो मैंने यहाँ क्या बताया आपको। तो आई थिंक आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो मैंने यहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की, बायोएबिलिटी के बारे में बात की, और अब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ आपको डिस्कस किया इस लेक्चर के अंदर, और मैंने पहले ब्रीफ भी आपको रिकेप भी कराया पूरा। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ तक आपको जो भी कुछ समझ में नहीं आया तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं उस चीज़ को रीड करके आपको और एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।